नमस्कार। मैं हूं राजेंद्र तिवारी और आप देख रहे हैं अनब्रेकिंग लाइव। अनब्रेकिंग लाइव के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज इसमें हम बात करने वाले हैं झारखंड विधानसभा चुनाव की। और यहां पर भारतीय जनता पार्टी ने आज संकल्प पत्र जारी किया। गृह मंत्री अमित शाह थे, उन्होंने सुबह रांची में भारतीय जनता पार्टी का संकल्प पत्र जारी किया और उसके बाद कई जगहों पर उन्होंने सभाएं की। कल प्रधानमंत्री मोदी यहां आने वाले हैं और वो चाईबासा व गढ़वा में सभाएं करने वाले हैं। उससे पहले दरअसल हेमंत सोरेन ने आज गुमला और कुछ दूसरी जगहों पर सभाएं की और वहां से कुछ खास सवाल, बहुत ही पॉइंटेड सवाल उन्होंने पूछे। दरअसल जब भारतीय जनता पार्टी यहां पर चुनाव में जिन नैरेटिव्स को खड़ा कर रही है, रोटी बेटी माटी का सवाल, बांग्लादेशी घुसपैठियों से इसको जोड़ रही है। और आज तो अमित शाह ने यहां तक कहा कि बीएसएफ जो है वो इतनी इस तरह की सीमा है बांग्लादेश के साथ कि नदियां हैं, जंगल है, तो हर जगह निगरानी कर पाना संभव नहीं होता है। वहां से पुलिस की मिलीभगत से घुसपैठ हो जाती है। और उन्होंने बंगाल की बात कही और साथ ही झारखंड की बात कही। लेकिन गृह मंत्री ये शायद भूल गए कि झारखंड की कोई भी सीमा बांग्लादेश से नहीं लगती। इसी तरह कुछ और बातें भी कही उन्होंने। और यहां तक कि जो घोषणा पत्र, संकल्प पत्र, उसको लेकर के जो बातें कही, उनमें कई बातें पूरी तरह से तथ्य पर आधारित नहीं है। तथ्य कुछ और है और गृह मंत्री अमित शाह का कथ्य कुछ और है। चाहे वो जमशेदपुर का एयरपोर्ट हो, वो आईआईएम की स्थापना हो, धनबाद के आईआईटी की स्थापना हो, ये सारी चीजें, इनको लेकर के कुछ भी हवाई बात अमित शाह ने कही। दरअसल ये वैसे ही हो गया जैसे पूर्णिया का एयरपोर्ट के बारे में भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं ने कहा था और उसका मजाक बना था। जिस तरह से उन्होंने दरभंगा एम्स की बात कही थी, उसका भी मजाक बना था। तो यहां भी उसी तरह की बातें हो रही हैं। खैर, मैं इस पर जाना चाहता हूं। कल प्रधानमंत्री झारखंड में आ रहे हैं। चुनाव की घोषणा के बाद पहली बार प्रधानमंत्री मोदी चुनाव प्रचार के लिए यहां आ रहे हैं और यहां चुनाव प्रचार में भारतीय जनता पार्टी, ये प्रचार की बात कहें तो सबसे आगे। ढेर सारे केंद्रीय मंत्री, कई मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री, सांसद, विधायक, विधायक दल के नेता, ये सारे लोग यहां लगे हुए। 81 विधानसभा सीटों को अगर देखा जाए जो झारखंड में हैं, जहां पर चुनाव हो रहा है, तो हमें लगता है कि एक भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता के हिस्से में सिर्फ 2 ही सीटें आएंगी। इतने नेता यहां आ रहे हैं बाहर से, और वो लोग सिर्फ एक बात कह रहे हैं कि बांग्लादेशी घुसपैठिए ने यहां की जमीन छीन ली है, महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं, आदिवासियों की बहू बेटियां सुरक्षित नहीं हैं, और वो आदिवासी महिलाओं के साथ शादी करके उनकी जमीन पर कब्जा कर रहे हैं। और ये नैरेटिव दरअसल हिमंता बिस्वा शर्मा जब से यहाँ के प्रभारी बने हैं तब से उठा रहे। आदिवासियों की जमीन को लेकर के आज गृह मंत्री ने भी बात की। बिरसा मुंडा को उन्होंने बहुत कई बार धरती आबा का नाम लिया। दरअसल इस सब के बीच में हेमंत सोरेन ने आज बहुत कड़े सवाल रख दिए। दरअसल प्रधानमंत्री को कल
एक तरह से परीक्षा देनी है जिसका पेपर हेमंत सोरेन ने सेट कर दिया है। अब देखना यह है, जैसे कई बार हम लोग परीक्षा में देखते थे, जब खुद एग्जाम देते थे तब भी देखते थे, कुछ जो इरेंट स्टूडेंट्स होते थे, बदमाश बच्चे होते थे, वो बच्चे सवाल का जवाब नहीं आता था तो उस पर जो परीक्षक होता था, एग्जामिनर होता था, उसकी तारीफ में चीजें लिख देते थे कि भाई हमें नंबर दे दीजिए, ऐसा है वैसा है और ये परेशानी है, पास होना जरूरी है, इस टाइप की चीजें लिख देते थे। या कई बार बम भोले बम भोले बम भोले बम भोले बम भोले लिख लिख के कॉपी भर देते थे। ऐसे ही जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम, मैं तब की बात कर रहा हूं जब जय श्री राम नारा नहीं बना था। बाद में भी इस तरह के बच्चे होते रहे होंगे जो जब सवालों के जवाब नहीं आते तो वो पास होने के लिए तमाम तरह के हथकंडे, एक इमोशनल ब्लैकमेलिंग परीक्षक की करने की कोशिश करते कि भाई वो ऐसा लिखेंगे, कुछ ऐसा दुख दर्द घर का लिख देंगे कि मेरे घर ये दिक्कत है, ऐसा है, इसलिए पास जरूर कर दीजिए, हम इसलिए नहीं पढ़ पाए, इसलिए नहीं कर पाए। और ऐसी कापियां चर्चा का विषय बनती थी, खासतौर पे होम एग्जामिनेशन जो होते थे स्कूल के, उनमें शिक्षक उनका मजाक बनाते। और कई बार मैंने देखा यूनिवर्सिटी में, चूंकि हमारे कुछ बहुत ही क्लोज रिलेटिव्स यूनिवर्सिटी में शिक्षक थे, और ये तब की बात है जब कॉपियां जांचने के लिए सेंटर्स नहीं बना करते थे, उस समय कॉपियां घर पर आया करती थी, और वो कॉपियां जब चेक होती थी तो उसमें इस तरह के तमाम किस्से निकल के आते थे जिनमें इस तरह की चीजें लिखी होती थी। और वो लोग जो शिक्षक थे, जो रिश्तेदार थे, वो लोग फिर उन जवाबों को शेयर करते थे कि देखिए भाई क्या जवाब लिखा है इस बच्चे ने। बट नाम तो होता नहीं था, रोल नंबर्स होते थे। तो कुछ उसी तरह की बात भारतीय जनता पार्टी करती, लेकिन इस बार हेमंत सोरेन ने झारखंड के बिहार पर जो पेपर सेट किया है, आज जो उन्होंने सवाल पूछे हैं, पहली परीक्षा प्रधानमंत्री मोदी की कल चाईबासा और गढ़वा में होने वाली, और देखना है कि प्रधानमंत्री हेमंत ने जो पेपर सेट किया है उस उन सवालों का जवाब देते हैं, जवाब देने की ईमानदार कोशिश करते हैं, या फिर आए बाएं शाएं करना शुरू करते हैं, कटेंगे बटेंगे टाइप चीजें करना शुरू करते हैं, बांग्लादेशी घुसपैठियों को उल्टा टांग कर सीधा कर दूंगा टाइप बात जो अमित शाह कहते हैं। क्या उस तरह की चीजें होने जा रही हैं? आज भी अमित शाह ने जिस तरह की बातें कही हैं उसमें एक बात उन्होंने ये कही कि धान खरीदा जाएगा, या गौ तस्करी से मुक्त कर दिया जाएगा झारखंड, ओबीसी का आरक्षण 27% कर देंगे वो यहां आते ही। उनके ओबीसी मुख्यमंत्री 5 साल पूरे रहे, उस समय ओबीसी प्रधानमंत्री केंद्र में थे, तब उन्होंने नहीं किया। जो बिहार के मुख्यमंत्री जो जिन्होंने जाति गणना कराई और उसके बाद बिहार में आरक्षण बढ़ाया, उस बिहार आरक्षण कानून को कोर्ट ने स्ट्रक डाउन कर दिया, उसकी रक्षा के लिए भारतीय जनता पार्टी संसद में ये प्रस्ताव तक नहीं ला रही है कि उसे 9वीं अनुसूची में डालने की अनुमति संसद दे, जिससे कि वो कोर्ट के स्क्रूटनी से बाहर हो जाए। तो ये, और दूसरी तरफ झारखंड में कह रहे हैं 27% कर देंगे। अगर आप देखें तो केंद्र में जो भर्तियां हुई हैं, ये सरकार के ही जवाब हैं राज्यसभा में। सिविल सर्विसेज में आईएएस, आईपीएस और आईएफएस, फॉरेस्ट सर्विसेज, इनमें जो 18 से लेके 22 तक 4 साल 5 साल में, उनमें भी कोटे का पूरा ध्यान नहीं रखा गया, आरक्षण का ध्यान नहीं रखा गया है। ये बात खुद राज्यसभा में सरकार के मंत्री ने बताई। ऐसी कई चीजें आप उत्तर प्रदेश में देख लीजिए, सरकार के मंत्री ने ही चिट्ठी लिख के पूछा कि भाई ऐसा ऐसा क्यों हो रहा है,
घटक दल ने कहा कि आरक्षण क्यों नहीं दिया जा रहा है, इसकी चोरी क्यों की जा रही है। दूसरी तरफ गृह मंत्री झारखंड में कह रहे हैं कि 27% आरक्षण वो ओबीसी समुदाय को देंगे। बड़ी अच्छी बात है, जहां नहीं है उन सब जगहों पर दे दीजिए। आप छत्तीसगढ़ में भी क्यों नहीं दे रहे हैं? छत्तीसगढ़ में दीजिए, दे करके दिखाइए। जाति गणना भी करा दीजिए। बिहार में जो जाति गणना हुई है उसको पास कर दीजिए, 9वीं अनुसूची में डाल दीजिए उस बिहार कानून को, तब लोग आप पर भरोसा करेंगे। लेकिन आप बोलते कुछ और है, करते कुछ और है। तो खैर, आदिवासियों की जमीन को लेकर के, घुसपैठियों को लेकर के, आदिवासियों के सम्मान को लेकर के, इन सब चीजों को लेकर के हेमंत सोरेन ने आज कड़े सवाल पूछे और इन सवालों को हेमंत सोरेन ने उनकी क्लिप्स अपने जो उनका एक्स अकाउंट है उस पर शेयर किए। मैं वहां से सीधे आपको दिखाऊंगा उन क्लिप्स को कि देखिए हेमंत सोरेन ने क्या पेपर सेट किया है, क्या सवाल पूछे हैं जिनके जवाब प्रधानमंत्री को देना चाहिए। दरअसल ये सवाल हेमंत सोरेन के सवाल नहीं है, ये सवाल झारखंड के सवाल, और झारखंड के सवालों पर प्रधानमंत्री को ईमानदारी से जवाब देना चाहिए। अगर वो ईमानदारी से जवाब नहीं देते हैं और आए बाएं सराय करते हैं, बटेंगे कटेंगे बांग्लादेश ये सब करते हैं, तो फिर आप ये चीज मान करके चलिए कि बहुत चुनौती बड़ी होने वाली है प्रधानमंत्री मोदी के लिए और उनकी पार्टी के लिए झारखंड में इस चुनाव। सबसे पहले हम शेयर करते हैं हेमंत सोरेन का एक वीडियो जो उन्होंने बांग्लादेशी उस पर कहा है, जो ये लोग सवाल उठाते हैं। पहले इसे सुनिए। बड़ा ही अजीबोगरीब बात ये लोग बोलते हैं। अब हिंदू मुस्लिम बांग्लादेशी घुसपैठी की बात करते हैं। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, देश के प्रधानमंत्री जी जब शपथ ग्रहण कर रहे थे तो संविधान का किताब अपना माथा में ठोक रहे थे और बोल रहे थे कि ये देश इस देश के संविधान से चलेगा, कायदे कानून से चलेगा, हर वर्ग हर समाज जो संविधान में अधिकार मिला है सबको मिलेगा। मैं ये जानना चाहता हूँ कि बांग्लादेश के साथ अंदर कोई आप लोग का कोई समझौता है क्या? और आज बांग्लादेश के पूर्व प्रधानमंत्री को आपने यहाँ हेलीकॉप्टर उतारने कैसे दिया और किस आधार पर यहाँ पर आपने उसको शरण दे रखा है, हमको ये बता दीजिए। और बांग्लादेश को, झारखंड में आप लोग बिजली पैदा करते हैं और बांग्लादेश को सप्लाई करते हैं और बांग्लादेशी की बात करते हैं। बांग्लादेशी सीमा का सुरक्षा का जिम्मा किसके हाथ में? भारत सरकार के हाथ में, गृह मंत्रालय के हाथ में। राज्य सरकार का कोई बॉर्डर बांग्लादेश से नहीं सकता और बांग्लादेश से घुसपैठ और बांग्लादेश से घुसपैठ करने वाला भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों से घुस के आता है, खुद बोलते हैं और योजनाबद्ध तरीके से पता नहीं क्या क्या षड्यंत्र रचता है। तो आपने सुना कि हेमंत सोरेन बांग्लादेशी घुसपैठियों के सवाल पर बहुत आक्रामक तरीके से प्रधानमंत्री मोदी से मुखातिब है। अब जो बातें कही हैं हेमंत सोरेन ने कि बांग्लादेशी प्रधानमंत्री जो अपदस्थ किया जाता है उसको शरण आप देते हैं, आप उसको अपने यहाँ जहाज उतारने देते हैं, उसको रखते हैं। आपके जो राज्य हैं जहां आपका शासन है वहां से घुसपैठ होती है, यहां का कोई भी बॉर्डर बांग्लादेश से नहीं लगता है, तो फिर यहां की सरकार घुसपैठ के लिए जिम्मेदार कैसे हुई? और यह सवाल बहुत जायज है। दरअसल घुसपैठ रोकने की पूरी जिम्मेदारी केंद्रीय गृह मंत्रालय की है और अगर बांग्लादेश से पिछले 10-11 सालों से घुसपैठ हो रही है तो इसमें सबसे बड़ी विफलता
केंद्रीय गृह मंत्रालय की है और केंद्रीय गृह मंत्रालय इस समय अमित शाह के पास है, पिछले करीब 5.5 साल से अमित शाह के पास है। तो यह विफलता तो अमित शाह की है। यही सवाल हेमंत सोरेन मोदी जी से पूछ रहे हैं। पेपर जो हेमंत सोरेन सेट कर रहे हैं, पहला सवाल बांग्लादेशी घुसपैठियों को लेकर के है कि जिम्मेदार कौन है और आप हमें कैसे कह सकते हैं। अब दूसरा सवाल क्या है? दूसरा सवाल भी बहुत ही इंटरेस्टिंग है और भारतीय जनता पार्टी को मुश्किल में डालने वाला सवाल है, जो बार बार हेमंत सोरेन कल भी उन्होंने पूछा था और ये कहा था कि आप हमारा बकाया पैसा कब देंगे। तो देखना ये है क्या प्रधानमंत्री इस बकाया पैसा पर आए दाएं की बात करते हैं या फिर कोई ठोस जवाब, कन्विंसिंग जवाब देते हैं प्रधानमंत्री। मैं आपको अभी दिखाता हूं कि हेमंत सोरेन ने क्या कहा है, सुनिए आप। के बाद जब हम लोगों ने काम करना शुरू किया आप लोगों के लिए, तो हमें झूठा आरोपों में 2 साल दौड़ाता रहा और आज तो जब ये नहीं सके, ये सरकार को हिला नहीं सके, विधायक को तोड़ नहीं सके, तो हमको जेल में डाल दिया। लेकिन आप लोगों का जहां आशीर्वाद हो, गरीब गुरुआ आदिवासी मूलवासियों का आशीर्वाद हो, तो उसका कोई बाल बाका नहीं कर सकता। और इसके लिए आज हम फिर आपके बीच में खड़े हैं। और आज इन लोगों को यहाँ के आदिवासी, दलित, पिछड़ा वर्ग से कोई मतलब नहीं। यहाँ से मतलब है तो इनको यहाँ के खनिज संपदा और खनिज संपदा का भी पैसा हम लोग को नहीं देता है। और आज 1,37,000 करोड़ रुपया बकाया लेकर के अभी दिल्ली में बैठा है। कोरोना बीतने के बाद जब हम लोगों ने काम करना शुरू किया आप लोगों के लिए, तो हमें झूठा आरोपों में 2 साल दौड़ाता रहा और आज तो जब ये। तो आपने सुना कि कैसे हेमंत सोरेन ने ये जो खनिज वाला रॉयल्टी का मामला है उसको किस तरह से उन्होंने सवाल रखा है कि हमको काम नहीं करने देते, पैसा नहीं देते, हमें जेल भेज दिया। ये सारी बातें हेमंत सोरेन ने कही हैं और ये बात आज से नहीं, 1,36,000 करोड़ के बकाया की बात हेमंत सोरेन महीनों से कर रहे हैं। और इस पर भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व, केंद्र सरकार, दरअसल इसमें जवाब तो केंद्र सरकार को देना चाहिए, प्रधानमंत्री को देना चाहिए, गृह मंत्री को, वित्त मंत्री को देना चाहिए और वित्त मंत्री के तौर पर देना चाहिए, ना कि भारतीय जनता पार्टी के नेता के तौर पर। एक मुख्यमंत्री अपनी बकाया राशि के लिए केंद्र सरकार से गुहार लगा रहा है और वहां से प्रधानमंत्री या गृह मंत्री या वित्त मंत्री अपने ऑफिशियल जो ऑफिशियल जो उनकी पोजीशन है उस पर खड़े होकर के जवाब न देकर भारतीय जनता पार्टी के नेता के तौर पर आए बाएं दाएं की जवाब देते हैं। जवाब क्या होता है कि साहब पैसा खा जाते हैं, जो हम देते हैं वो पैसा ही लोग खा गए, कहां गया पैसा। अरे आपने दिया क्या? क्या 1,36,000 करोड़? पहला सवाल ये है, क्या 1,36,000 करोड़ के बकाया की जो बात हेमंत सोरेन कह रहे हैं, क्या वो बकाया है या नहीं है? अगर वो बकाया है तो केंद्र सरकार ने उसे क्यों रोक रखा है? और कारण बताएं क्यों रोक रखा है? क्या उनको रोकने का अधिकार है? तो ये दूसरा सवाल हेमंत सोरेन ने पूछा है प्रधानमंत्री मोदी से। प्रधानमंत्री मोदी को दरअसल कल ये जवाब देना ही पड़ेगा और अगर वो जवाब नहीं दे तो भी दिक्कत आएगी और ये दिक्कत इसलिए आने वाली है कि झारखंड में ये सवाल खड़े हैं और ये सवाल हर तरफ से हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन ने पूरे राज्य में खड़े कर दिए हैं, इसलिए
ये इससे बच के निकलना बड़ा मुश्किल है। अब एक सवाल और, यूसीसी की बात आज उन्होंने करी है गृह मंत्री ने, और भारतीय जनता पार्टी के संकल्प पत्र में यह है कि यूसीसी लागू किया जाएगा। अब इसको लेकर के सुनिए कि हेमंत सोरेन ने क्या बात कही है, और उन्होंने अपने प्रधानमंत्री के लिए जो पेपर सेट किया है उसमें क्या सवाल रखा है। ये सवाल भी बहुत महत्वपूर्ण है, और इसको आप सुनिए और आप उसके बाद तय करिए कि इस सवाल का जवाब प्रधानमंत्री के पास क्या होगा। कभी एनआरसी लगाना, कभी यूसीसी लगाने की घोषणा करते हैं। हमने भी कहा है यहां यूसीसी एनआरसी का कोई बात नहीं होगा, यहां बात होगा तो सीएनटी, एसपीटी और पेशा कानून का बात होगा। कैसे देश को तोड़ो, कैसे देश को बांटो, कैसे समाज को बांटो, इनका यही कार्य योजना रहता है। कभी एनआरसी लगाना। तो ये सवाल हेमंत सोरेन ने पूछा है प्रधानमंत्री से कि भाई आप इस तरह की बात क्यों करते हो। अब दरअसल जो बात हेमंत सोरेन ने कही है, एनआरसी को लेकर के असम में 2019 में बड़े स्तर पे काम हुआ। वहां के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा यहां पर इंचार्ज है, और वो पूरा चार्ज भारतीय जनता पार्टी की तरफ से करते हैं हेमंत सोरेन पर। और वो एनआरसी की बात, बांग्लादेशी घुसपैठियों की बात, अमित शाह भी वो बात करते हैं। लेकिन असम में जो एनआरसी हुआ उसमें जो 19 लाख लोग जिनका नाम रजिस्टर में नहीं आ पाया, उनके बारे में क्या हुआ, उसमें से कितने बांग्लादेशी हैं, ये भारतीय जनता पार्टी नहीं बताती, ये केंद्रीय गृह मंत्री नहीं बताते, ये हिमंत बिस्वा शर्मा नहीं बताते। क्या प्रधानमंत्री ये जानकारी देंगे कि असम में जो एनआरसी हुआ वो कितना सफल रहा, उसमें कितने घुसपैठिए आइडेंटिफाई किए गए, और उन घुसपैठियों का क्या किया गया? क्या उनको बांग्लादेश वापस भेज दिया गया? क्या उनको उल्टा लटकाकर सीधा किया गया? ये जवाब तो देना चाहिए। तो ये जवाब वो नहीं दे रहे हैं। अब हेमंत सोरेन ने ये सवाल खड़ा किया है कि भाई आप जवाब क्यों नहीं दोगे। और दूसरी बात ये कि हेमंत सोरेन ने एक और सवाल खड़ा किया है, वो सवाल आदिवासियों की जमीन को लेकर के है। और ये सवाल है, दरअसल इस सवाल से पहले मैं आपसे एक बात और करना चाहता हूं कि जो बात यूसीसी और एनआरसी इस सब को लेकर की जा रही है, और जो हेमंत सोरेन ने कहा कि यहाँ सीएनटी और एसपीटी की बात होगी, यहाँ पेशा कानून की बात होगी। दरअसल हम अपने दर्शकों को याद दिला दें, और इसका जवाब भी भारतीय जनता पार्टी को देना चाहिए, देना पड़ेगा। अगर वो नहीं देते तो फिर जब वो आदिवासियों की जमीन की रक्षा की बात करते हैं तो इसमें कोई दम नहीं है। 5 साल जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, रघुवर दास मुख्यमंत्री थे, उस दौरान सीएनटी एसपीटी को कमजोर करने की कोशिश की गई। उस कोशिश के खिलाफ पूरा झारखंड उबल पड़ा, और उसके बाद खूंटी में पत्थलगड़ी हुई। पत्थलगड़ी को लेकर हजारों लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करी सरकार ने, सैकड़ों लोगों को जेल में बंद किया, देशद्रोह के मुकदमे लगाए। हेमंत सोरेन की सरकार आई तब उन्होंने वो मुकदमे वापस लिए। तो एक तरफ आप करते हैं बात की रक्षा करेंगे, दूसरी तरफ जब आपकी सरकार थी तो आप सीएनटी को कमजोर करने की बात कह रहे थे, और उसके पीछे तमाम तरह के आप वो लगा रहे थे कि भाई ये वजह है, आदिवासियों को लोन नहीं मिलता है जमीन पर, सीएनटी की वजह से ऐसा नहीं होता है, विकास नहीं हो पाता है, उनको कोई फायदा नहीं होता है। दरअसल फायदा नहीं होता है तो वो जमीन रियल एस्टेट के कारोबारियों को बेच दी जाए। आप ये चाहते हैं। सरकार का काम तो ये होना चाहिए कि यहां पर जिन लोगों के पास जमीन है उनके लिए बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर खेती का उपलब्ध कराएं। वो है नहीं।
आप देखिए कि ना तो कोई मंडी परिषद कहीं ढंग से काम करता है, सब्जियों की खरीद फरोख्त के लिए कोई व्यवस्थित इंतजाम नहीं है, सरकार की तरफ से कोई जो भंडारण की व्यवस्था है वो नहीं है बड़े स्तर पे, लोगों ने अपने आप कर रखी हो तो है, तो उस पर न करके चूंकि ये जमीन का कोई फायदा लोग नहीं उठा पा रहे हैं इसलिए इसको बिकवा दो। और ऐसे में होगा क्या, रांची जैसे शहर में, धनबाद जैसे शहर में, हजारीबाग जैसे शहर में, जमशेदपुर में या और भी जो इस तरह के शहर हैं, उन शहरों में, चास में, ऐसे शहरों में जो आदिवासियों की जमीन है वो जमीन रियल एस्टेट बिल्डर्स के पास चली जाएगी और आदिवासी वही कौड़ी का तीन हो जाएगा। जो पुनर्वास की बात कर रहे थे आज गृह मंत्री जी और जो उन्होंने संकल्प पत्र में रखा है, तो पुनर्वास में पहला पुनर्वास क्यों नहीं हुआ? पिछले 5 साल में तो कोई ऐसा बड़ा प्रोजेक्ट झारखंड में आया नहीं कि जिसमें पुनर्वास की जरूरत महसूस हो। जो आखिरी बड़ा प्रोजेक्ट झारखंड का है वो गोड्डा का पावर प्लांट और वो रघुवर सरकार के समय में आया था। तो क्या उसके जो लोग हैं उनको विस्थापन, उनका पुनर्वास नहीं हुआ है क्या? क्या एचईसी में जो लोग हल्ला मचा रहे हैं एचईसी की जमीन को लेकर के, मेकॉन की जमीन को लेकर के, क्या उस पर कुछ काम करने वाली है सरकार भारतीय जनता पार्टी की? ये बताना चाहिए। अब सुनिए कि हेमंत सोरेन एक और सवाल, बहुत महत्वपूर्ण सवाल रख रहे हैं और वो सवाल जंगल को बचाने का है। सुनिए। हमारे आसाम में कई लाखों यहाँ के आदिवासी भाई जाके बसे हैं। आज जाके देखिए वहां के आदिवासी भाइयों को, वहां का समाज, संस्कृति सब छूट गया उनको आज के दिन में भी आदिवासी का दर्जा प्राप्त नहीं है। और यहाँ आकर के ये लोग बोलते हैं हम आदिवासियों के हित। कैसे आदिवासियों के हित हो सकते हैं? यही बगल में कितना दूर है जी? छत्तीसगढ़ यहाँ से 25 किलोमीटर दूर है, यहाँ से छत्तीसगढ़। यहीं पर यही एनडीए की सरकार, भाजपा की सरकार ने अपने व्यापारी मित्र को यहाँ माइनिंग खदान दे दिया है और पूरा जंगल को उजाड़ा जा रहा है, आदिवासियों को जंगल से खदेड़ा जा रहा है। जो आदिवासी नहीं भागेगा उसको नक्सल बना करके जेल में ठूसने का काम हो रहा है और यही होगा। हमारे आसाम में कई, तो आपने सुना कि हेमंत सोरेन क्या सवाल इसको लेकर के उठा रहे हैं। दरअसल हसदेव जंगल जो है वहां कोयले की खदानें हैं, जो राजस्थान बिजली की जो कंपनी है उसको कुछ खदानें वो मिली हैं और उसने वो खदानें अडानी को दे दी। 1,70,000 हेक्टेयर में जंगल है और जंगल की कटाई चल रही है। दरअसल जब कांग्रेस की सरकार वहां पर थी तो कांग्रेस की सरकार ने केंद्र से इसके खिलाफ गुहार लगाई थी, लेकिन जैसे ही वहां सरकार बदली उसके बाद हसदेव को लेकर के धुआंधार कटाई शुरू हो गई। और जब मुख्यमंत्री से कहा गया तो मुख्यमंत्री का कहना है कि साहब पहले वाली सरकार ने फैसला किया था। तो एक तरफ आप कहते हैं हम जमीनें बचाएंगे, बांग्लादेशी लोग जमीनों पे कब्जा कर रहे हैं और जिन जमीनों पर कब्जा अलग तरह से किया जा रहा है, जंगल काटे जा रहे हैं, आदिवासियों की जमीन जा रही है, वहां पर आप कहते हैं चूंकि पहले की सरकार ने फैसला किया है इसलिए तो वो चल रहा है, तो आप उसे बदल नहीं सकते क्या? भाई आप चुने क्यों गए? आपको चुना इसीलिए गया क्योंकि पिछली सरकार से लोग संतुष्ट नहीं थे, इसलिए आपको चुना। अब आप कहते हैं पिछली सरकार ने कर दिया ऐसा तो इसलिए हो रहा है। तो भाई अगर आप कुछ नहीं कर सकते हो तो कुर्सी से कम उतर तो सकते हो, तो कुर्सी से उतर ही जाओ। अगर इतनी संवेदना आदिवासियों के लिए आप में है तो इस सवाल का जवाब भी प्रधानमंत्री को देना होगा
और अगर वो इन सवालों के जवाब नहीं देते, ऐसा ऐसा एक तरह से माना जा सकता है, अगर वो सवाल के जवाब नहीं देते हैं तो फिर वो जितने इशू उठा रहे हैं उन सारे इश्यूज पर ये माना जाएगा। एक और आप सवाल हेमंत सोरेन ने सेट किया है प्रधानमंत्री के लिए, उसको भी सुना जाना चाहिए, उसको भी सुनिए। वो सवाल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सुनिए। पहले इस राज्य में गिना चुना बुढ़ा बुजुर्गों को पेंशन मिलता था, हमने कानून बना दिया, इस राज्य में कोई बुढ़ा बुजुर्ग बिना पेंशन का नहीं रहेगा। आज डिग्री लगा के ढूंढोगे तो कोई भी बुढ़ा बुजुर्ग बिना पेंशन का नहीं मिलेगा। और ये लोग सबका बुढ़ापे का लाठी छीन लेता है, बुजुर्गों का पेंशन अभी बोलता है कि पेंशन हम लोगों ने बंद कर दिया। अरे नालायकों, भारत सरकार का जो पेंशन आता है वो पेंशन आपने रोक रखा है। झारखंड सरकार का पेंशन कहीं ना रुका है ना रुकने जा रहा। तो आपने सुना कि पेंशन के मसले पर जो भारतीय जनता पार्टी बात कहती है उस पर हेमंत सोरेन ने पलटकर जवाब दिया है और सवाल सेट कर दिया है कि भारतीय जनता पार्टी ये बताए कि केंद्र की पेंशन क्यों नहीं आती। उन्होंने कहा पेंशन वहां की नहीं आती, बताते हैं कि राज्य सरकार की नहीं आती। अब लोगों को तो उस तरह से पता नहीं होता है, ये बात बिल्कुल सही है। तो ये जो चीजें हैं, ये हेमंत ने आज मुझे लगता है कि बहुत ही साफ साफ शब्दों में प्रधानमंत्री को घेरे में लिया है और प्रधानमंत्री को इस तरह से घेरे में लिया है कि प्रधानमंत्री के लिए इसमें से निकलना मुश्किल होगा। एक और वीडियो हेमंत का मैं चाहूंगा कि आप लोग देखें और अभी आपको शुरू से इस वीडियो को दिखाता हूं। ये शाम का वीडियो है और इसको भी देख करके आप झारखंड के में जो माहौल है उसका अनुमान लगा सकते हैं और हेमंत सोरेन को लेकर के झारखंड में क्या स्थिति है इसका भी अनुमान इस वीडियो से लगाया जा सकता है। हेमंत कहीं सभा कर रहे हैं और ये सभा अभी पहले हम लोग का हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की जो एकता है वो टूटने न पाए, देश के संविधान झुकने न पाए, लोकतंत्र झुकने न पाए, इसको हम सब मिलकर मजबूत करेंगे और इस तनाव फैलाने के लिए लगातार प्रयास। दरअसल ये जो सभा है ये रांची की है। महुआ माझी यहाँ से उम्मीदवार हैं और साथ में महुआ माझी नीचे दिखाई दे रहे हैं। नए षड्यंत्र रच रहे हैं, लेकिन आप सब लोगों की सूझबूझ से आज ये 5 साल इसमें नाकाम नहीं हो पाए। ये चंद दिनों की बात है, चंद दिनों को आपको झारखंड को संभालना है, फिर इस झारखंड को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। ना यहाँ से कभी हिंदू मुस्लिम की कोई समुदाय दंगे होंगे, ना एक दूसरे से कोई यहाँ पर लड़े पड़ेगा। इसके साथ 13 तारीख का दिन याद रखिएगा, अधिक से अधिक लोग हम लोग अपने बूथों में जा करके। तो आपने सुना कि हेमंत सोरेन क्या कह रहे हैं और ये सारे सवाल दरअसल ये सवाल भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व को संबोधित हैं। हेमंत सोरेन ने बहुत साफ कहा कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई यहां मिल करके रहेगा, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करेगा। तो और एक और भी कह चुके हैं कैसे वो मुसलमानों के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए क्या क्या काम कर रहे हैं, इसका भी उन्होंने ब्यौरा दिया है। और ये जो बातें वो कह रहे हैं ये कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए अगले 10-12 दिन, जो पहले चरण का 10 दिन बचे हुए हैं, उस 10 दिन के लिए पेपर सेट कर दिया है हेमंत सोरेन। अब ये सवाल बार बार झामुमो पूछेगा और झामुमो ही नहीं, झारखंड में ये सवाल चर्चा का विषय है और इनके जवाब जब भारतीय जनता पार्टी इन सवालों पे अपने नैरेटिव को खड़ा करने की कोशिश करेगी तो उसको इनके जवाब देने पड़ेंगे। अब देखना यह है कि कल जब प्रधानमंत्री चाईबासा में होंगे
और उसके बाद गढ़वा में होंगे, वो हेमंत द्वारा सेट किए गए पेपर के जो सवाल हैं उनके जवाब लिखते हैं, या जैसा मैंने आपको बताया, पहले किस्सा बताया था कि पहले क्या होता था, ऐसे स्टूडेंट्स क्या करते थे, क्या उसी तरह से आए बाएं साएं कटेंगे बटेंगे टाइप, बांग्लादेशी घुसपैठी टाइप, रोटी बेटी माटी जो उनका नकली टाइप का वो है, उन्हीं सब पर ध्यान केंद्रित करेंगे? क्या वो परिवारवाद की बात करेंगे? क्या वो भ्रष्टाचार की बात करेंगे? हेमंत सोरेन की भ्रष्टाचार की बात वो करते हैं, लेकिन हेमंत सोरेन को जो जमानत मिली है, कोर्ट ने जो जमानत दी है, उसमें जो टिप्पणी की है उसमें कोई चीज साबित नहीं होती, ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिला है अब तक जिसमें यह कहा जा सके कि हेमंत सोरेन दोषी हैं, अब तक नहीं मिला है। तो जब भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व एक मुख्यमंत्री को इस तरह से कहता है कि ये जेल जाना पड़ा इनको, तो ये तो एक साजिश के तहत था, सबको पता है किस तरह से हुआ चीजें, और उसका फायदा भारतीय जनता पार्टी कुछ भी नहीं हो। और दूसरा जो सवाल एक और करते हैं वो कि साहू के यहां 350 करोड़ रुपए नकद मिले थे। ये बात जब प्रधानमंत्री कहें, गृह मंत्री कहें और तथ्यों से परे हो, नकद मिले थे ये बात सही है, लेकिन ये पैसा किसका था, कहां गया, ये सारे जवाब धीरज साहू ने इनकम टैक्स को दे रखे। तो भाई वो आपका डिपार्टमेंट है, पूछ लीजिए, बोगस बातें क्यों फैला रहे हैं आप लोग। दरअसल मैं इसलिए चिंतित रहता हूं इस बात को लेकर, कोई भी प्रधानमंत्री, कोई भी जिम्मेदार नेता अगर झूठ बातें फैलाए तो वो किसी के हित में नहीं है। हो सकता है उस पार्टी का फायदा हो रहा हो, उन नेताओं का फायदा हो रहा हो, उनके हाथ में ताकत आ जा रही हो, सत्ता उनके पास रह रही हो, लेकिन कुल मिलाकर ये देश का नुकसान है, ये आम नागरिकों का नुकसान है, ये समाज का नुकसान है। और जब इन सब का नुकसान है तो फिर आप समझ सकते हैं कि 3 ट्रिलियन, 4 ट्रिलियन, 5 ट्रिलियन, इस सब का क्या फर्क पड़ेगा, किसको फायदा मिलेगा। ये सोचने की बातें हैं। और सवाल जो हेमंत सोरेन ने सेट किए हैं प्रधानमंत्री मोदी के लिए, देखना कल ये है कि प्रधानमंत्री मोदी किस तरह से इनके जवाब देते हैं। खास तौर पे बांग्लादेशी घुसपैठियों का मामला, एनआरसी का मामला, यूसीसी का मामला, और भी आदिवासियों की जमीन का मामला, असम में जो उन्होंने कहा कि जो संथाली वहां गए हुए हैं उनको वहां आदिवासियों का दर्जा तक नहीं दिया, और वहां के मुख्यमंत्री यहां आकर के आदिवासियों के सबसे बड़े पैरोकार बन रहे हैं। सवाल तो है, और इस सवाल का जवाब प्रधानमंत्री को देना चाहिए कि भाई ऐसा क्यों है, क्या मजबूरियां हैं कि उनको वहां दर्जा नहीं दिया गया। हो सकता है बड़े जेन्युइन कारण हो, लेकिन उन जेन्युइन कारणों का पता तो चलना चाहिए। खैर कल सब साफ हो जाएगा। देखते हैं कि हेमंत सोरेन द्वारा सेट किए गए पेपर पर प्रधानमंत्री जो कल परीक्षा में बैठने जा रहे हैं चाईबासा और गढ़वा में, क्या वो परीक्षा को डक करेंगे। कई बार क्या होता था हम लोगों के समय में कि जब ढंग से तैयारी नहीं होते थे तो कुछ स्टूडेंट्स ड्रॉप कर देते थे उस पेपर को, ड्रॉप की जिक्र ही नहीं, बात ही खत्म हो गई। तो क्या जो हेमंत ने जरूरी सवाल सेट किए हैं, इन सवालों को बाईपास कर जाएंगे। बाईपास कर गए, अगर करते रहे हैं अभी तक और आगे भी करेंगे अगर ये, तो थोड़ा मुश्किल बढ़ती जाएगी। बाकी माइक्रो मैनेजमेंट है, उसका तो कुछ कहा ही नहीं जा सकता है। 23 तारीख को क्या निकलेगा किसी को कुछ नहीं पता। माइक्रो मैनेजमेंट से चीजें बदल सकती हैं। हरियाणा में बदली तो यहां भी बदल सकती है, लेकिन जो चीजें सतह पर दिखाई दे रही हैं वो चीजें ये कह रही हैं कि झारखंड
जो सवाल हेमंत सोरेन ने सेट किए हैं, झारखंड उनके जवाब भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व से जानना चाहता है। झारखंड उनके जवाब प्रधानमंत्री मोदी से सुनना चाहता है। तो आज की बात यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा, कृपया इसे लाइक कीजिए। आपको लगता है कि लोगों तक ये बात पहुंचनी चाहिए, ये सवाल पहुंचने चाहिए। ये सवाल इसलिए इंपॉर्टेंट नहीं है कि हेमंत सोरेन ने पूछे हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जेन्युइन सवाल है। ये सवाल झारखंड के सवाल है, इसलिए इनको लोगों तक पहुंचना चाहिए। और साथ ही ये अपील, अनब्रेकिंग को सब्सक्राइब करने के साथ साथ इसको ज्वाइन करें, इसकी मेंबरशिप लीजिए। ऐसा करके आप अनब्रेकिंग को मजबूत करेंगे और हमें अच्छा लगेगा। तो आज की बात यहीं समाप्त करते हैं। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नई बात के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, गुड नाइट, शब्बा खैर, शुभ रात्रि।